भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और अभी महाराष्ट्र के चुनाव में ज्वलंत विजय प्राप्त करके वहां की जनता के सपनों को साकार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आज दिल्ली की धरती पर अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, लेकिन वहां के गरीबों का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। आज सामान्य मानवी की आशा बने हैं, गरीबों का विश्वास बने हैं, वैसे सामान्य परिवार से आए हुए झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का भी मैं आज दिल्ली की धरती पर अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही के पड़ोस में हरियाणा की राजनीति को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। परिवारवाद से हरियाणा को मुक्त कराना बड़ा कठिन काम माना जाता था। जहां भारतीय जनता पार्टी को 10 संख्या तक पहुंचना भी कभी मुश्किल रहता था, उस हरियाणा की जनता ने पूरी ताकत के साथ परिवारवाद से मुक्ति दिला करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया और श्रीमान मनोहर जी खट्टर एक सामान्य परिवार से राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने वाला भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने का दिन रात परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं। यहां जम्मू कश्मीर के भी भाजपा के नेता आए हैं। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां बैठे हैं। मैं सारे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। इतनी अलगाववादी प्रवृत्तियों के बावजूद भी, भारत विरोधी माहौल बनाने की लखलुट कोशिशों के बावजूद भी, सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई मौका न छोड़ने वाले लोगों की भरसक मदद होने के बावजूद भी वहां की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया, भारी मतदान किया। कभी विघटनकारियों के कारण जहां 2% मतदान होना मुश्किल होता था, उस राज्य में
65, 70% मतदान होकर के पूरे विश्व को जम्मू कश्मीर की जनता की भारत की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था को प्रकट किया है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है? भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। मैं एक बार हमारे वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विशाखापट्टनम की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खुप गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी, मैं जब दिल्ली वासियों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए। अगर काम करना चाहते हैं तो काम कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे, और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो, बिना पानी को प्यासी रहती थी? क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो कि जिससे हरियाणा के किसानों को अन्याय न हो, दिल्ली की जनता को अन्याय न हो? क्या ऐसे रास्ते नहीं खोजे जा सकते?
मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना। बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे,
वो ऐसे देश सेवा में लग गए, घर घर गए। और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया और मुझे 26 जनवरी तक 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनवरी की 10 तारीख आते आते करीब करीब 11 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। और भाइयों बहनों, हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। गरीब दिल का कितना अमीर होता है। हमने तो कहा था कि 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को लगा कि भले मोदी जी ने कहा हो, लेकिन ऐसे थोड़ा किया जाता है। गरीब है तो क्या हुआ, थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, लेकिन 0 बैलेंस से खाता नहीं खोलेंगे। किसी ने 5 रुपया जमा करवाया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, किसी ने 200 रुपया जमा करवाया। भाइयों बहनों, 0 बैलेंस का निर्णय होने के बाद भी ये गरीब लोगों ने जो खाते खुलवाए हैं, 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों में जमा करवाए हैं। भाई, कोई कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर यहां है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार इतना सालों बैठी, भारत सरकार कांग्रेस के कब्जे में रही। दिल्ली जैसे प्रदेश में लाखों की तादाद में गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे भाइयों, बैंक अकाउंट नहीं थे। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में कितने बैंक अकाउंट खुले। मैं जानकर के हैरान हूं भाइयों बहनों, करीब करीब 19,50,000 गरीबों के बैंक के खाते खोलने का काम दिल्ली अकेले में हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो गरीबों के नाम पर वोट मांगते थे, उन्होंने भी गरीबों की परवाह नहीं की थी। करीब करीब 20 लाख परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित रखे गए थे। वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो ये काम हुआ है, बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को 1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है। और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। भाइयों बहनों, आज गरीब परिवार में कोई अकस्मात हो गया और अगर उसने बैंक का खाता खुल गया है, तो उसको 1 लाख रुपया मिलने की गारंटी आते ही सरकार ने पूरी कर दी है। भाइयों, मुझे बताइए, ये गरीबों की भलाई का काम है कि नहीं है? भाइयों, ये गरीब को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये रिक्शा वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था
जब मुझे मेरी पार्टी ने नेता के रूप में चुना और संसद भवन में मेरा भाषण हुआ था, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है और हमारे सारे कदम गरीबों में वो चेतना पैदा करने के हैं, वो ताकत अर्जित करने के हैं, ताकि मेरा गरीब भाई भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सरकार और नागरिक मिलकर के गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाइयों बहनों, लोग नारे तो बहुत देते हैं और आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति चला करती थी। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। अब वक्त बदल चुका है। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। वो तो हिसाब चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करोगे, इसका हिसाब दो। भाइयों बहनों, बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली, और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला है। भाइयों बहनों, झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते, उसके लिए ठोस योजनाएं होती है। बिजली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। अब तक हिंदुस्तान में इस प्रकार के कोई सोच, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज अगर आपको मोबाइल फोन और कोई सिम कार्ड लेना है और आपको लगता है कि भाई फलानी कंपनी का सिम कार्ड लेते हैं लेकिन उनका टेलीफोन तो महंगा पड़ता है, बिल ज्यादा आता है, तो आप दूसरी कंपनी का टेलीफोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जरा बताइए, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आसानी से ले सकते हो ना। और बाजार में पता चले कि भाई ये तो और महंगा है, अभी कोई सस्ता आया है, तो तीसरा भी बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? आराम से बदल सकते हो ना। भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम
ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है और उसके कारण जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है। किसी जमाने में मोबाइल टेलीफोन महंगा था, लेकिन जब स्पर्धा आ गई तो कोई कहता मैं 5 में बेचूंगा तो दूसरा कहने लगा मैं 4 में बेचूंगा। कोई कहता था मैं 4 में बेचूंगा तो और आ गया मैं 3 में बेचूंगा। बिजली का भी मैं ऐसा ही करके रखूंगा। भाइयों बहनों, हर समस्या के समाधान होते हैं, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए, और इरादे नेक होते हैं तो भाइयों बहनों समस्या के समाधान भी होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज दिल्ली वासियों से अनुरोध करने आया हूं। सबसे पहले दिल्ली को समस्याओं का समाधान चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे इस पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है, और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े, अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते
तो देश की जनता मुझे नहीं लाती, और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा, और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग जूट में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है, हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में, और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है, झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर कुछ कहना है, जरूरी लगता है, तो मोदी कभी पीठ में छुरा भौंकने वाला इंसान नहीं है। और ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है, और आगे भी ऐसे झूठ फैलाया जाए, भरोसा मत करना मेरे भाइयों बहनों, कभी भरोसा मत करना। और इसलिए मैं आज दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली में स्थिर सरकार चुनिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली का एक साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? एक साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने एक साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को एक साल पीछे छोड़ दिया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर किया, उनको कभी भी वो पलटने मत देना भाइयों बहनों। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है,
हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहे कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। भाई, एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं, उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी। और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। इसी विश्वास के साथ दिल्ली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दिन के बाद मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, लोहड़ी का पर्व आ रहा है। मेरी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी ने आधे घंटे के भाषण में सीधे सीधे केजरीवाल पर हमला बोला, कहा कि अराजक हैं तो नक्सलवादियों के साथ जाकर मिल जाएं, उन्हें वही करना आता है, उनकी इसी काम में मास्टरी है, धरना देने में मास्टरी है, सड़कें रोकने में मास्टरी है, आंदोलन करने में मास्टरी है। दिल्ली की जनता से यही कहा मोदी ने कि उन्हें वही काम दिया जाए, बाकी सरकार बनाने का काम बीजेपी पर छोड़ा जाए। स्थिर सरकार का आह्वान करते हुए मोदी ने यहाँ पर सीधे सीधे, हम इंतजार कर रहे थे, पैनल पर सुबह से चर्चा हो रही थी कि केजरीवाल शब्द का नाम, आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे या नहीं लेंगे। मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कह सकते थे सब कुछ कह दिया। विनोद जी, हाँ, नाम नहीं लिया लेकिन काम पूरा कर दिया उन्होंने। और एक बड़े नेता, चूंकि प्रधानमंत्री है, इस समय राष्ट्रीय नेता है और आमतौर पर ये इंदिरा गांधी की शैली है, मैं बार बार कहूंगा। मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू को फॉलो करते हैं तो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को फॉलो करते हैं। आप चाहे कांग्रेस मुक्त भारत की बात कितनी भी करें, लेकिन आदर्श राजनीति शैली जो है वो इंदिरा गांधी की अपनाते हैं। इंदिरा गांधी भी अपने भाषणों में, प्रदीप जी को याद होगा, अपने विरोधी का नाम नहीं लेती थी लेकिन बात सारी कह देती थी। उतना एक्नॉलेज करना जरूरी नहीं तो लगभग जो है नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से, उसी शैली के आधार पर उन्होंने सब कह दिया। मतलब एक अनपढ़, एक अज्ञानी आदमी भी समझ सकता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस बयान का हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ मैं अराजकतावादी हूं। उन्होंने उनके धरने देने की भी उसकी बात की। उन्होंने झूठ बोलने वाली बात भी कही कि जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, यानी सीधा सीधा निशाना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थे नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस को उन्होंने राष्ट्रीय नीतियों पर तो उसकी आलोचना की और 15 साल के शासन को उन्होंने कहा, लेकिन ज्यादा हमला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साधा, क्योंकि
नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई चुनौती है तो आम आदमी पार्टी है। प्रदीप जी, ये आगाज है मोदी का जो भाषण था, कुल मिलाकर जिस तरह का एक तीखा हमला बोला उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे बिना नाम लिए। आम आदमी पार्टी को अब अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी क्योंकि वो और आने वाले वक्त में रैलियां एड्रेस करेंगे। जो भाषण था, कुल मिलाकर जिस तरह का एक तीखा हमला बोला उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे बिना नाम लिए। आम आदमी पार्टी को अब अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी क्योंकि वो और आने वाले वक्त में रैलियां एड्रेस करेंगे, मुखर हो सकते हैं और सीधे हमला बोलेंगे। देखिए, सीधे नाम तो मुझे नहीं लगता कि लेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने मुद्दे हैं उन सबको उन्होंने एड्रेस किया। वो चाहे अवैध कॉलोनियों का मामला हो, झुग्गी झोपड़ियों का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का हो, विकास का हो और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का हो, जिस पर सबसे ज्यादा अपील आम आदमी पार्टी की है। उनके 49 दिन की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि समाज का जो निचला तबका है उसको लगने लगा था कि उसको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। पुलिस वाला रिश्वत लेने में, मांगने में डरने लगा था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या जो कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, वो उनसे पैसा लेने में डरने लगे थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार की, जिसने उस वर्ग में उनके जनाधार को और पक्का किया है। तो उस पर उन्होंने हमला किया कि मैंने ऊपर से शुरू किया है और नीचे तक आऊंगा, मुझ पर आप भरोसा कीजिए। लेकिन झूठा भी विनोद जी झूठा करार दे दिया यहाँ पर केजरीवाल को। इशारों में ये कहा कि भ्रमित करने की कोशिश आने वाले वक्त में और ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा झूठ बोला जाएगा और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल थे। देखिए, ये तो अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा ये दोनों तरफ से हमले होंगे। वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाएंगे, वो काले धन का मुद्दा उठाएंगे कि साहब 100 दिन में नहीं आया, 15 लाख रुपए नहीं आए और तमाम सारी बातें करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाएंगे और भ्रम फैलाने का आरोप लगाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे इसमें कि मोदी जी ने एक 2022 की डेडलाइन दी। उनका 2022 तक दिल्ली को हम झुग्गी मुक्त कर देंगे। अच्छा, दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने का नारा कोई नया नहीं है, ये बहुत समय से चलता रहा और पक्के मकान और प्लॉट, या बाकायदा एक डिपार्टमेंट भी था एमसीडी का जिसका काम ही यही था कि यहाँ पक्के मकान बनाना। लेकिन फिर उन्होंने इस नारे को उठाया क्योंकि आम आदमी पार्टी का सारा जनाधार जो है मुख्य रूप से उन्हीं बस्तियों में माना जाता है। लेकिन उन्होंने डेडलाइन 2022 की दी और कहा कि 75वीं सालगिरह भारत की आजादी की होगी तब हम देंगे। यानी अगले चुनाव का भी उन्होंने एक तरह से इंतजाम कर दिया और ये भी कह दिया पहले की दी हुई है, ये मतलब कोई नई नहीं बात की बात है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, जिस तरह से हमने देखा केजरीवाल का कल बयान आया, सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश की, दो बातें उन्होंने मुख्य तौर पर कही कि कांग्रेस को वोट डालना मतलब कुएं में वोट डालने जैसा है, तो कांग्रेस को अलग कर दिया। वैसे भी अपने एड कैंपेन में वो कहते हैं दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी, वो कांग्रेस को गिनती में नहीं ले रहे हैं। और दिल्ली के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, एक एजेंडा सेट करने की केजरीवाल की तरफ से कोशिश हुई थी, लेकिन दिल्ली स्टेटहुड का मुद्दा बिना उठाए मोदी ने जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा चुनाव के लिहाज से नॉन स्टार्टर है। वो केवल बीजेपी को थोड़ा सा कठिनाई में, मुश्किल में डालने के लिए वो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है। अगर केंद्र में बीजेपी न होती तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भी न उठाती शायद। दूसरी बात देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ये कोशिश है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव टू पार्टी सिस्टम में बदल जाए, जैसे पहले होता था कांग्रेस बीजेपी के बीच में। हाँ, मतलब वो जो तीसरी पार्टी है, तीसरा पक्ष है, वो इररिलेवेंट हो जाए, वो हाशिए पर चला जाए, तो दोनों को उसमें फायदा नजर आता है। उस आम आदमी पार्टी को लगता है कि निचले तबके का जो वोट है, मुस्लिम वोट है, वो हमारे साथ कंसोलिडेट। अच्छा, एक फीलर्स के तौर पे ठीक है, मैं आप दोनों से बहुत ब्रीफली कुछ पॉइंटर्स पे हम लोग चर्चा करें। जो आज की स्पीच थी, मोदी का भाषण था, जो निचला तबका है, कल हमारे सर्वे में फाइंडिंग थी कि 42% कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जाकर वोट डालेंगे। आज की स्पीच के बाद, आधे घंटे के मोदी के भाषण के बाद कितना अफेक्ट उस तबके को, उस लोअर इनकम ग्रुप को, प्रदीप जी सबसे पहले आप, अफेक्ट किया होगा मोदी के भाषण? देखिए, आजकल एक बात समझ लीजिए कि जिस तबके को आज उन्होंने एड्रेस किया है और जो तबका इस समय आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, वो ट्रेडिशनली कभी बीजेपी का वोटर नहीं रहा है। वो हमेशा से कांग्रेस को वोट करता रहा है। पहली बार 2013 के चुनाव में वो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, तो वो इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन
जो घोषणाएं सरकार की ओर से की गई हैं, जो कदम उठाए गए हैं, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसमें जो फ्लोटिंग वोट है, दुविधा में जो है, जिसमें 49 दिन की सरकार के बाद मन में ये दुविधा हुई कि ये टिकेंगे कि नहीं, इन पर भरोसा करें कि नहीं, वो जो 2, 3, 4, 5% का होगा वोटर, वो शिफ्ट हो सकता है, होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उसके शिफ्ट होने की संभावना है। उसी पर बीजेपी काम कर रही है कि वो जो सॉलिड वोट बेस है आम आदमी पार्टी का, उसमें थोड़ा सा भी डेंट अगर हम लगा ले तो आम आदमी पार्टी नीचे जाएगी, हम ऊपर जाएंगे, फासला और बढ़ जाएगा। विनोद जी। हाँ, बिल्कुल बात वही है। देखिए, हर दल का एक अपना एक ठोस जनाधार होता है। भाजपा के पास दिल्ली में शुरू से एक ठोस जनाधार, एक तो उसका अपना जनाधार है, वो कैसी भी हवा हो, उसके खिलाफ हो, उसके पक्ष में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। तो वो पार्टियां अपने जनाधार को एक तरह से बेस बना के ही आगे बढ़ती हैं। अब जो जनाधार कांग्रेस का था और जो इस समय आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कैप्चर कर लिया 2013 के चुनाव के बाद से, जो आज का पूरा भाषण है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा, गरीबों को जनधन योजना का मुद्दा, उन्होंने जनधन योजना को जिस तरह से पूरा एक तरह से उस पर काफी समय दिया, बोला जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा मनरेगा को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाती है, उसी तरह जनधन योजना को उन्होंने गरीबों के लिए बताया। उन्होंने उसके बाद जो है बिजली कि गरीब घरों में बिजली जो है, सस्ती बिजली कैसे मिलेगी, उसका हम इंतजाम कर रहे हैं। यानी सारा फोकस उस वर्ग पर उन्होंने किया है। अभय सिन्हा जी, आप नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और सीधे उनसे जानना चाहेंगे। अभय सिन्हा जी, न सिर्फ इशारों में मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झूठा कहा, भ्रमित करने के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जो अराजक है नक्सलवादियों के साथ जाकर जुड़ जाएं। जवाब? प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा शोभा नहीं देता, क्योंकि दरअसल बात यह है ना कि जहां तक धरना और प्रदर्शन देने की बात है, ये तो लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का अधिकार है धरना देने का। एक मुख्यमंत्री यदि कोई अपनी सही बात पहुंचाना चाहता है जनता तक, धरना प्रदर्शन तो कर ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक नीतियों का सवाल है, जनतंत्र लोकतंत्र में तो सारी चुनौतियां होती है और काम करने का जो वक्त आता है, तो जो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो जब जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए। ठीक है, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसके ऊपर उनका क्या विचार है? उनके एक सांसद ने कहा कि हिंदू महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब वो बताएं कि हिंदू महिलाएं कितने बच्चे पैदा करें। उनके किसी सांसद ने कह दिया कि भी किसी राज्य के किसी मंत्री ने कह दिया कि जो लड़कियां हैं वो जीन्स ना पहने, जो लड़कियां हैं वो मोबाइल फोन यूज ना करें। किसी ने कहा कि रामजादा हरामजादा की कहानी हो रही है। ये जो उटपटांग बातें चल रही हैं देश के अंदर, इस पे उनका क्या विचार है? जो संजीव चतुर्वेदी जो एम्स के सीबीओ थे, उन्होंने जब करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको हटा दिया गया। निर्भया कांड के ऊपर अरुण जेटली जी ने कहा कि नहीं ये तो निर्भया कांड तो छोटी सी घटना थी, उसके कारण देश का टूरिज्म का नुकसान हो गया। बेटी की इज्जत प्यारी है कि टूरिज्म से आने वाला पैसा प्यारा है। बिजली और इन्होंने बिजली पे कहा था कि 30% दाम कम करेंगे, इन्होंने भाव बढ़ा दिए। इन्होंने पीने का पानी की समस्या सॉल्व कर देंगे, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। 7 साल से दिल्ली में भाजपा है एमसीडी में, और एमसीडी बन गया महाक्रम डिपार्टमेंट, उस पर कब बोलेंगे? ये जो चुप्पी साधे रहते हैं अपनी समस्याओं के ऊपर और उटपटांग बातें करते रहते हैं बाकी लोगों के ऊपर। सोमनाथ भारती यहां पर कह रहे थे कि कई सवालों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर किस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला किया, पहले वो सुनते हैं फिर चर्चा पे लौटते हैं। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों,
सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला। हमारे साथ अभय सिन्हा जी फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय सिन्हा जी, ना सिर्फ आप नक्सलवादियों के साथ जाकर जुड़ जाएं, ये कहा प्रधानमंत्री ने, बल्कि ये भी कहा कि आप जैसे लोग दिल्ली की छवि खराब कर देंगे पूरी दुनिया में। ऐसा है, देखिए, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको ये शोभा नहीं देता किसी को एनार्की तानाशाह बनने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो बुनियादी मूल्य है, जो विचार हैं, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी, 49 दिनों की सरकार में जो काम हुआ है, चाहे वो महिला सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो रिश्वतखोरी का मामला हो, चाहे वो बिजली का सवाल हो, बिजली के दाम आधे किए गए, 45 दिनों की लेकिन यहाँ पर तो प्रधानमंत्री खुद केजरीवाल को कोट कर रहे हैं ना। केजरीवाल ने तो खुद ही कहा था कि हाँ मैं अराजक हूँ। विरोधी पार्टी के है तो अपनी बात तो कहेंगे, इसमें कोई वो अपनी उनकी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जिनकी बात कही थी, जो वादे किए थे, उसमें वादे में 45 दिनों के में ऐतिहासिक जो काम हुआ उसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। 45 दिनों में जो आम आदमी पार्टी ने जो सरकार चलाई और बिजली के दाम आधे किए, पानी 700 लीटर मुफ्त किया, महिला सुरक्षा के सवाल पर हुआ, रिश्वतखोरी बंद की गई। ठीक है, मैं आरती मेहरा जी के पास चलती हूँ। आरती मेहरा जी, प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता है, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। आरती जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम आरती जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं दिया। इस तरह के जो पहले फर्स्ट हैंड रिएक्शंस आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल अब इस पे क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। हमारे साथ यतेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। यतेंद्र, जानना चाहेंगे कि जब आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि इस रैली के अंदर जो तबका, जो वर्ग वहां पर गया होगा, जब आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री निशाना साध रहे थे, किस किस्म के रिएक्शंस उस जनता की तरफ से आ रहे थे? बिल्कुल, बीजेपी को साफ तौर पर पता है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को जो कड़ी चुनौती मिलेगी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलेगी। इस वजह से अपनी योजनाओं के अलावा जब निशाना साधने की बारी आई तो सीधे तौर पर, भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना अरविंद केजरीवाल रहे। साफ तौर पर कहा कि दिल्ली को अगर बचाना है तो जो एनार्किस्ट लोग हैं, जो उनको जंगल चले जाना चाहिए। और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा तो तमाम जो कार्यकर्ता उनको सुनने आए थे, काफी मोदी मोदी के उस समय उन्होंने नारे लगाए, तालियां बजाई। यानी कि साफ तौर पर जो मैसेज मोदी देना चाहते थे वो उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, उनके नेताओं तक पहुंचा कि क्या आगे जाकर जनता के बीच में बोलना है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के जो धरना, जो प्रदर्शन, जो हमेशा जिनको लेकर वो सुर्खियों में रहे, उस काम को लेकर भी कहा कि जो गाड़ी चलाने वाले को खाने बनाने का काम नहीं देना चाहिए और जो
जो प्रदर्शन करता है, धरना देता है, जो फुटपाथ पर ज्यादातर समय रहता है, वो शासन नहीं चला सकता है और दिल्ली की छवि पूरे विश्व में खराब ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जो शासन चलाने के लिए लोग हैं उनको उनके हाथों में सत्ता दी जानी चाहिए और ऐसे लोगों को जंगलों में भेज देना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, पिछले साल 26 जनवरी से, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले का वाकया था, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही थी रेल भवन के बाहर से, अरविंद केजरीवाल हटने को तैयार नहीं थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अराजक हूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आज तक भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने 49 दिन की सरकार में ऐसे कई काम किए जिसका जवाब आज भी, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अराजक हूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आज तक भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने 49 दिन की सरकार में ऐसे कई काम किए जिसका जवाब आज भी उनके लिए देना मुश्किल हो रहा है। इतने महीने हो गए, 9-10 महीने हो रहे हैं, उनको जो है माफी मांगते मांगते थक जा रहे हैं उनकी पार्टी के लोग। तो उनको उन्होंने शायद उस अनुभव से सीखा भी होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि अगर आगे उनको मौका मिलेगा तो ऐसा न करेंगे। लेकिन एक बात देखिए कि किसी भी पार्टी की रैली हो, जब उसमें उसका सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है तो कार्यकर्ताओं की नजर इस पर रहती है कि वो क्या टॉकिंग पॉइंट देगा, हमारे विरोधी जो हम पर आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब हम कैसे दें। वो नरेंद्र मोदी ने बड़ी खूबी से आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का नाम लिए बिना किया है। उन्होंने अंबानी अडानी का जो आरोप लगता है नाम लिए बिना कहा कि वो जमाना चला गया, वो राजनीति चली गई, जब 2-4 उद्योगपतियों को गाली देकर आप राजनीति कर सकते थे, अब बताइए गरीब के लिए क्या करेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा जिसको जो काम आता हो उसको वो काम दीजिए। ये बड़ा कैची फ्रेज है। ये जनता में इसका मतलब दोनों तरफ असर होगा। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर भी अपनी पार्टी को संकेत दे दिया आपके खिलाफ नो होल्ड बार्ड है, जाइए हमला कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से सीधी सीधी लड़ाई की आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है और हम दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। गवर्नेंस का जहां तक मुद्दा है वहां बीजेपी आम आदमी पार्टी से बहुत आगे है। एक कंट्रास्ट खड़ा किया उन्होंने कि हमारा गवर्नेंस का रिकॉर्ड देखिए और इनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड देखिए और आप फैसला कीजिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। क्या वाकई ये दिल्ली का मूड है? तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, उन पर भी जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।